अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने के लिए ये पाला बदल हुआ है। और वो देखिए उसका दिखा भी, असर भी दिख रहा है कि अभी वो बाहर आ गए 15 दिन के लिए। और इसी 15 दिन के बीच में मुंगेर लोकसभा में चुनाव भी होना है। जितना गोलबंदी इधर होगी भूमिहार और दूसरी जातियों की एनडीए के समर्थन में या ललन सिंह के समर्थन में, उतनी ही कड़ी गोलबंदी विपक्ष में भी होगी। अशोक महतो के पक्ष में भी होगी, अनीता देवी के पक्ष में भी होगी। और जो एनडीए का वोट माना जाता था, कुर्मी, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ा, ये बड़े पैमाने पर वहाँ राजद उम्मीदवार के साथ जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह का बाढ़ और मोकामा, ये दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये दो जगह से तो उनका वोट पक्का समझ लीजिए, एक तरह से हो गया कि जदयू के उम्मीदवार का पक्का वोट होगा ललन सिंह के लिए, इनके माध्यम से होगा। ललन सिंह इस बार आराम से ललन सिंह कहीं नहीं है। मैं भी कहता हूँ ललन सिंह के बारे में बहुत अन्याय से लोग नहीं चाहते हैं ललन सिंह को, उनके व्यवहार के कारण, लेकिन ललन सिंह परिस्थिति के कारण जीत जाएंगे। और इसमें एक है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अवसर पर लोग चाहते हैं कि छोटे मोटे भी जो मोहरे हैं उनको भी सामने लाएं। प्रवीण जी ने बताया कि उस क्षेत्र में अनंत सिंह का एक प्रभाव है, कम से कम मोकामा और बाढ़ के क्षेत्र में तो प्रभाव है, तो प्रभाव का उपयोग भी कर सकता है, वोट ट्रांसफ़र करा सकता है। ललन सिंह को भी लगा कि अनंत सिंह के बिना हम इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, तो यह भी कहे कि भाई माफ़ करो, हमको भी माफ़ करो, तुम भी माफ़ करो, और हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो खेला होता है प्रशासन के स्तर पर, वो खेला हुआ है। उनकी पुरानी दुश्मनी क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? जिस तरीके से अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच में प्रभाव है, करा देंगे। कम से कम 1 लाख वोट, 1 लाख से अधिक वोट। फिर अशोक महतो का जो वर्चस्व है लखीसराय और वो सब इलाका, ये लड़ाई है ना, ये भी करेंगे, लेकिन सब में जो है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। रोज आपको खबरों के पीछे ये राजनीतिक हलचल और फिर उसके पीछे में क्या कुछ चल रहा है बिहार के अंदर, या फिर बिहार से सियासत की किस तरीके से गोटियां सेकी जा रही है, तमाम तरह के बात और तमाम तरह के मुद्दों पर आपसे हम रूबरू होते हैं। और आज जिस तरीके से बात हो रही है छोटे सरकार को लेकर, छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह जेल से 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं, तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, और इन दो मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं और फिर दूसरे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत ओझा जी हैं। तो हम दोनों से जानेंगे बारी बारी कि जो बिहार में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रचार एनडीए और महागठबंधन की तरफ से चल रहा है, बाहुबल, धन बल और फिर जनमानस की बात होती है, छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की पेरोल पर कितना कुछ प्रभाव होगा एनडीए की तरफ से या फिर महागठबंधन की तरफ से। अनंत सिंह बाहर आ गए हैं, कितना कुछ एनडीए को फायदा हो? देखिए, अनंत सिंह को जो पेरोल मिला है वो तो इसलिए मिला है कि उनको अपने ज़मीन का, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करना है, उसके लिए वो आए हैं। मगर ये घोषित वजह है उनके बाहर आने की, मगर जो अघोषित वजह है वो खुद उन्होंने जेल से बाहर आते ही ऐलान कर दिया उसका। उन्होंने कहा कि ललन सिंह 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि उनको जो पैरोल पर बाहर निकाला गया है वो चुनावी लाभ के लिए निकाला गया है। देखिए, अनंत सिंह का बाढ़ और मोकामा, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और सिर्फ भूमिहार जाति में ही नहीं, दूसरी जातियों में प्रभाव है। उसकी वजह ये है कि वो सबके सुख दुख में मदद करते हैं, कोई तकलीफ़ में हो तो उसके पास पहुंचते हैं, उसको हर तरह की मदद करते हैं। तो इससे लोग उनसे प्रभावित रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये 2 जगह से तो उनका वोट पक्का समझ लीजिए, एक तरह से हो गया कि जदयू के उम्मीदवार का पक्का वोट होगा ललन सिंह के लिए, इनके माध्यम से होगा। मगर ललन सिंह और अनंत सिंह में पहले 36 का रिश्ता रहा है, और उनकी पत्नी भी राजद से विधायक थी। इनको सजा हो गई, विधायक ये थे तो बीच टर्म में ही सजा हुई, तो इसके लिए इनकी सदस्यता विधानसभा की चली गई। तो इनकी पत्नी खड़ी हुई राजद से,
और वो विधायक बन गई, मगर अभी हाल में वो जदयू में शामिल हो गई, एनडीए में आ गई। तो ये उसी समय ये कयास लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह को जेल से बाहर लाने के लिए ये पाला बदल हुआ है, और वो देखिए उसका दिखा भी, असर भी दिख रहा है कि अभी वो बाहर आ गए 15 दिन के लिए, और इसी 15 दिन के बीच में मुंगेर लोकसभा में चुनाव भी होना है। तो साफ साफ बात है कि क्या है, मगर ये एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि जितना गोलबंदी इधर होगी भूमिहार और दूसरी जातियों की एनडीए के समर्थन में या ललन सिंह के समर्थन में, उतनी ही कड़ी गोलबंदी विपक्ष में भी होगी, अशोक महतो के पक्ष में भी होगी, अनीता देवी के पक्ष में भी होगी, जो उम्मीदवार हैं वहाँ से राजद की। तो इसलिए एक और लाभ है और दूसरी ओर ये खतरा भी है। अब इसमें भारी कौन सा पड़ेगा, ज़्यादा गोलबंदी विपक्ष में होती है या ज़्यादा गोलबंदी जदयू के पक्ष में होती है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लड़ाई बहुत तगड़ा है, कांटे की लड़ाई है। और जो एनडीए का वोट माना जाता था, कुर्मी, कोयरी, धानुक, अति पिछड़ा, ये बड़े पैमाने पर वहाँ राजद उम्मीदवार के साथ जुड़ा हुआ है, और अशोक महतो का अपना प्रभाव है, उसके चलते जुड़ा हुआ है उधर। तो और ललन सिंह बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है, बिल्कुल वो ठीक है जीत जाते हैं, सांसद विधायक मंत्री सब रहे, मगर लोकप्रिय बहुत ज़्यादा नहीं है, नाराज़गी ज़्यादा रहती है लोगों में, खास करके उनके स्वभाव को लेकर के। तो इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए, साधने के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर आने की अनुमति मिली, और वो बाहर आके अपना काम कर रहे हैं। अब वो इनके लिए कितना लाभ पहुंचा पाते हैं या कहीं हानि हो जाती है, ये तो अब चुनाव के समय ही पता चलेगा। बिल्कुल, परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा कितना नुकसान। एक बात और है, जिस तरीके से छोटे सरकार अनंत सिंह बाहर आए हैं, भूमिहार लॉबी, फॉरवर्ड लॉबी, और दूसरी तरफ अशोक महतो की पत्नी है, वो भी दबंग है। सर, क्या लगता है, क्या मुंगेर में फिर से अशोक महतो का वो खूनी खेल, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति? देखिए, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में कुछ मतदाता ऐसे भी होते हैं जो हाशिए पर खड़े होते हैं, मौन होते हैं, और वो समझते हैं कि हमें क्या करना है। नरेंद्र मोदी फैक्टर है, बिल्कुल, और यह फैक्टर जो है सभी जातियों में है। जहाँ तक बात की जा रही है, तो अशोक महतो के आने के बाद वहाँ जब आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो 90 के दशक में जो खून खराबा हुआ था, उससे दोनों पक्ष प्रभावित हुए थे। कुछ लोग जेल गए, मारने वाले जेल गए, और जिनका परिवार टूटा वो टूट गया। तो फिर से लोग उस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, क्योंकि भोग चुके हैं। उसमें से भोगे हुए लोग हैं, उनका बहुत मतलब कटु अनुभव रहा है। तो कटु अनुभव का स्मरण होने लगा है लोगों को। तो एक सीमा तक लोग जा सकते हैं, जैसे अशोक महतो का प्रयास यह है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जाए, लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा किस हद तक उग्र होता है, इस पर निर्भर करता है वोट का पड़ना। तो ये नहीं लगता है कि 90 के दशक वाली बात यहाँ हो पाएगी। दूसरी बात है क्या कि आप बाहुबल के पर आप मतदान केंद्रों को डिस्टर्ब भी नहीं करा पाएंगे। अब तो स्थिति बदल चुकी है। हाँ, स्थिति बदल चुकी है। तीसरी बात यह है कि पहले इंडी गठबंधन के लोग चुनाव को लाने का प्रयास किया, डीप फेक के माध्यम से आरक्षण को उभारना, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समझ गया कि फिर से ये इनका प्रयास है कि आरक्षण जैसे मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दों को सामने लाना, 2015 विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था, और उसी तरह के टूल्स लाना, फिर आपको विदेशों में किसी एक केस के माध्यम से उभारना कि कोविशील्ड वगैरह जो है, और एक नैरेटिव बनाना, तो समझ गए कि ये डिस्ट्रक्टिव हैं। तो डिस्ट्रक्टिव का जवाब डिस्ट्रक्टिव देना पड़ेगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की आप सभा को, अररिया को याद कीजिए। अररिया में जो उनका जो भाषण हुआ, उसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, और उस इम्पैक्ट में हमको लगता है कि इंडी गठबंधन कहीं नहीं ठहरेगी, कहीं नहीं ठहरेगी।
आप ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, अररिया की सभा के बाद में पूरा माहौल, पूरा वातावरण बदल चुका है। तो ललन सिंह इस बार आराम से जीत जाएंगे? ललन सिंह कहीं नहीं है। मैं भी कहता हूँ, ललन सिंह के बारे में बहुत अन्याय से लोग नहीं चाहते हैं ललन सिंह को, उनके व्यवहार के कारण, लेकिन ललन सिंह परिस्थिति के कारण जीत जाएंगे। और इसमें एक है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के अवसर पर लोग चाहते हैं कि छोटे मोटे भी जो मोहरे हैं उनको भी सामने लाएं। अब प्रवीण जी ने बताया कि उस क्षेत्र में अनंत सिंह का एक प्रभाव है, कम से कम मोकामा और बाढ़ के क्षेत्र में तो प्रभाव है, तो प्रभाव का उपयोग भी कर सकता है, वोट ट्रांसफ़र करा सकता है। और हमको लगता है कि इस प्रकार की बातचीत विगत 4-5 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। ललन सिंह को भी लगा कि अनंत सिंह के बिना हम इस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, तो यह भी कहे कि भाई माफ़ करो, हमको भी माफ़ करो, तुम भी माफ़ करो, और हम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो खेला होता है प्रशासन के स्तर पर, वो खेला हुआ है। और पुरानी जो दुश्मनी रही ललन सिंह कोई राजनीतिज्ञ नहीं न है, वो सीधे सीधे अपनी बात करते हैं। उनकी पुरानी दुश्मनी क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? जिस तरीके से अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच में प्रभाव है, करा देंगे। कम से कम 1 लाख वोट, 1 लाख से अधिक वोट। फिर अशोक महतो का जो वर्चस्व है लखीसराय वो भी और वो करेंगे। सब ये इलाका, लड़ाई है ना, ये भी करेंगे। लेकिन सब में जो है, हम बता रहे हैं अभी आपको कि अंडर करेंट जो नरेंद्र मोदी का है वो है, और वो मायने रखेगा। बिल्कुल। तो अंडर करंट जो लहर है राजनीतिक रूप से वो नरेंद्र मोदी के साथ यानी एनडीए के साथ है, और इसी लहर के बीच में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाना है और बिहार में 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो सर 5 लोकसभा सीट बिहार का और तीसरा चरण एनडीए का लहर जैसा अभी बोल रहे थे, आपको बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर क्या लगता है? मौजूदा समय में एनडीए का कब्जा है। देखिए, उसके बारे में बताऊंगा, मगर उसके पहले एक बात और बता देनी जरूरी है, वो कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अनंत सिंह को जेल के अंदर भेजा था, उन्हीं लोगों ने फिर उनको बाहर लाया है और उनके घर पर AK-47 रख दिया गया, साजिशन रखा गया और उस केस में फंसा करके उनको सज़ा करवाई गई, और सज़ा हो गई तो अब फिर चुनावी लाभ लेने के लिए उनको बाहर लाया गया है। तो ये उन्होंने पूरी बात खोल के सामने रख दी है कि कैसे राजनीति में खेल चलते रहते हैं, चितपट होता रहता है। तो उसका ये एक उदाहरण समय के हिसाब से अनंत सिंह का लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने इस्तेमाल किया, वो दोनों आते जाते रहते हैं, कभी इनके प्रिय हो जाते हैं, कभी उनके प्रिय हो जाते हैं। माने बाढ़ और मोकामा में उनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है, तो इसलिए वो इधर उधर होते रहते हैं। एक समय तो नीतीश कुमार के भी बहुत प्रिय हो गए थे वो, मगर फिर पता नहीं क्यों खटपट हो गया कुछ वजहों को लेकर के। देखिए, इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वह यह है कि नीतीश कुमार पहले एनडीए से अलग थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कई प्रकार के विपरीत टिप्पणियाँ भी होती थी। तो कार्यकर्ताओं में एक दूरी है, जो खतरा है दिखाई पड़ रहा है इनका। एनडीए के लिए जो खतरा है कि नीतीश कुमार को आपने ले लिया, कार्यकर्ता नीचे के स्तर तक समन्वय हुआ क्या, ये देखना पड़ेगा। यदि समन्वय नहीं होता है तो कुछ सीटों पर विपरीत परिणाम आ सकते हैं। एनडीए के लिए वो बहुत ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद में नीतीश कुमार को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं या उनको नहीं चाहने वाले हैं, तो कार्यकर्ता जो जिनका समन्वय जो बना हुआ था, उस समन्वय टूट चुका था। कई जगहों पर हम लोग जब जाते हैं तो देखता है कार्यकर्ता की जो जिसने हमको गाली दिया, हमारे नेता को गाली दिया, हमारे मातृ संगठन के बारे में बहुत सारी बातें कह दी, तो उसको निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वीकार नहीं कर पा रहे तो समन्वय नहीं बन रहा है, और समन्वय यदि नहीं बन पाया तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो तीसरे चरण की हम बात करेंगे। तीसरे चरण में फिलहाल तो एनडीए सभी 5 सीटों पर काबिज है। क्या जो प्रचार आज थमेगा, उसके बाद फिर मतदान होना है 7 तारीख को? अब देखिए, प्रचार थम चुका है वहाँ, और जो 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें एक है झंझारपुर, फिर सुपौल, अररिया, मधेपुरा और अंतिम सीट जो है वो खगड़िया। इन्हीं 5 सीटों पर होना है, और 5 में से 4 सीटें भाजपा जदयू के पास हैं, एक खगड़िया की सीट वो लोजपा के पास है। तो लोजपा भी अब एनडीए का हिस्सा है, तो मान सकते हैं कि वो भी सीट एनडीए के पास है।
मगर वो जो उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग वहाँ से सांसद हैं चौधरी महबूब अली कैसर। महबूब अली कैसर जी, तो वो अब लोजपा में नहीं हैं और वो चाह रहे थे टिकट लेना, फिर से चुनाव लड़ना, मगर चिराग पासवान ने उनको टिकट नहीं दिया और वहाँ से दूसरे एक प्रत्याशी को, जो भागलपुर के रहने वाले हैं, राजेश वर्मा, उनको खगड़िया ला करके उम्मीदवार बना दिया। तो महबूब अली कैसर का वहाँ प्रभाव है खगड़िया में, अपने इलाके में, वो बहुत कुछ उस पर असर डाल सकते हैं चुनाव में। मगर ये है कि ये साधन संपन्न हैं राजेश वर्मा, तो अब वो कितना क्या कर पाते हैं अपने साधन से, अपने व्यवहार से लोगों को कितना अपने साथ बड़े कारोबारी जोड़ हैं। पाते हैं। हाँ, वो एक बात उसमें देखनी होगी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कि नरेंद्र मोदी को जिताना है। तो नरेंद्र मोदी को, हाँ, तो नरेंद्र मोदी को जिताना है तो फिर कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट से नाराज़गी भी है, लोगों की लाचारी है कि अब उसको वोट देना, अगर चाहते हैं आपकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो महबूब अली कैसे राजद से उम्मीदवार वहाँ हो गए हैं। नहीं, तो वहाँ से सीपीएम के उम्मीदवार हैं। सीपीएम के उम्मीदवार, हाँ, सीपीएम के संजय कुशवाहा, और ये राजद में शामिल हो गए हैं, सीपीएम के हैं। तो सीपीएम का एक समय में बहुत वहाँ ये था, प्रभाव था उस क्षेत्र में, कैडर वोटर थे। हाँ, तो सीपीएम का भी वो हो सकता है। और ये चूँकि वो उधर ही चले गए हैं महबूब अली कैसर, तो उनका भी एक ऐड हो जाएगा उसमें। तो कड़ी लड़ाई है वहाँ। अब सीतामढ़ी में हैं जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर। सीतामढ़ी में तो अभी बात, हाँ, सीतामढ़ी, अच्छा, अगले झंझारपुर में है रामप्रीत मंडल, वो भी जदयू के हैं, सांसद हैं अभी। और उनके मुकाबले सुमन महासेठ, जो वीआईपी के हैं, मुकेश सहनी की पार्टी के हैं। तो वहाँ पहले से राजद ने गुलाब यादव को कह दिया था कि हम टिकट देंगे, हाँ, कि जाओ तैयारी करो। लालू यादव ने खुद कहा था, और वो तैयारी कर रहे थे, रोड शो वगैरह सब उन्होंने कर लिया था, और अंत में वो सीट उन लोगों ने दे दी वीआईपी को, और वीआईपी ने दे दिया सुमन महासेठ को टिकट, जो पहले भाजपा के नेता रहे हैं, उनको टिकट दे दिया। तो अब वो बीएसपी से खड़े हो गए हैं गुलाब यादव। बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। तो गुलाब यादव कितना वोट काटते हैं उस पर सुमन महासेठ की जीत निर्भर करती है, क्योंकि जो वोट सुमन महासेठ को मिलना है वही वोट गुलाब यादव भी काटेंगे। तो उस वोटों के डिवीज़न में रामप्रीत मंडल निकल जाएंगे ऐसा लगता है। मगर चुनाव है, ये चुनाव में कभी भी कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, उलट पुलट हो सकता है। फिर सुपौल से दिलेश्वर कामत हैं, जदयू से वो सांसद हैं अभी, और राजद से वहाँ चंद्रहास चौपाल हैं, जो राजद के वहाँ विधायक भी हैं, उन्हीं को टिकट दे करके सांसद के उसमें खड़ा किया है। तो दिलेश्वर कामत के प्रति लोगों की शिकायत है, स्वाभाविक है, सांसद से 10 तरह की शिकायत रहती है, काम नहीं किया, आए नहीं, क्षेत्र में घूमे नहीं, क्षेत्र में नहीं आना, हाँ, सबसे बड़ी शिकायत तो ये बड़ी शिकायत, आम शिकायत है ये। अधिकांश सांसदों से ये शिकायत रहती है कि क्षेत्र में नहीं आते हैं, विकास का काम नहीं किया। मगर अब तो भारत सरकार की ओर से विकास के काम इतने किए जाते हैं कि हर क्षेत्र में दिखता रहता है, कुछ न कुछ काम दिख जाता है। तो वहाँ भी लड़ाई तीखी है, सुपौल में भी। और अररिया में 2-3 बार से जीतते आ रहे हैं प्रदीप सिंह, जो भाजपा के सांसद हैं वहाँ से, 2 बार से 2019 हाँ, में जीते। और उसके पहले भी वहाँ से भाजपा जीतती रही है, राजद भी जीतता रहा है, जदयू से भी जीतते रहे हैं लोग। तो वो वहाँ अदल बदल होता रहता है अररिया में। और शाहनवाज आलम, जो तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे हैं, वो राजद से उम्मीदवार हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री भी थे यहाँ बिहार सरकार में। तो अब बड़े भाई इनके नाराज हैं, कितना वो साथ देंगे, हाँ, तो बड़े भाई साथ देंगे कि क्षति पहुँचाएंगे, इस पर शाहनवाज आलम की जीत निर्भर करती है। और मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो जदयू के सांसद हैं, वहाँ से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ने फिर से उनको खड़ा किया है। और राजद ने बिल्कुल नए उम्मीदवार को वहाँ उतारा है, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, हाँ, कुमार चंद्रदीप, और वो रविंद्र रवि जी के जो राज्यसभा सांसद रहे, हाँ, उनके पुत्र हैं, और यहाँ प्राध्यापक हैं पटना में। तो हाँ, पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मगर वोटर जो है पढ़े लिखे समझदार पर नहीं जाता है, वो देखता है कि किससे हमको फ़ायदा होना है, कौन हमारा काम कर सकता है, कौन हमारा नज़दीकी है, कौन हमारी जाति का है, ये सब फैक्टर काम करता है। तो उस आधार पर वहाँ
वोटिंग होगी, तो उसमें अभी जो फर्स्ट हैंड दिख रहा है वहाँ के लोगों के अनुसार, वो दिनेश चंद्र यादव जो हैं वो आगे बताए जा रहे हैं। बढ़त बनाए हुए। हाँ, बढ़त बनाए हुए हैं, मगर अभी समय है, 48 घंटे का समय है, 48 घंटे में बहुत उलट पुलट हो जाता है। और खगड़िया का बता ही दिया कि राजेश वर्मा वहाँ से हैं और महबूब अली कैसर उनको मदद कर रहे हैं, राजेश वर्मा को, और वो जो हैं, अब देखिए वहाँ क्या होता है। बात आप 5 लोकसभा सीट के भी समझ रहे थे, लेकिन सर ये आपसे सवाल है कि अररिया में प्रदीप सिंह को जिताने के लिए पीएम मोदी खुद आए, घुसपैठिए, आतंकवादी, बाहरी, मुसलमान, सब तरह की बातों को भाषण में उन्होंने कहा है। अररिया का असर कितना, बगल में है झंझारपुर, हालांकि बहुत दूर है, डिस्टेंस तो है, लेकिन वहाँ से साधने की कोशिश हुई है। देखिए, अररिया का असर तो पड़ेगा। अररिया से जो अभियान चला है उसका असर पड़ेगा। दूसरी बात, अभी दरभंगा की बात ले लीजिए। दरभंगा में उन्होंने स्पष्ट दिखाया कि गोधरा के कांड को देख लीजिए। हाँ, 2002 को गोधरा याद किया में जो कार सेवक को। जिन्होंने हिंसा किया था उनको बचाने का प्रयास किया गया और उनको कनेक्ट किया लालू यादव से, कि जिस रिपोर्ट को आपने डिस्टोर्ट किया, तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया था, जिस रिपोर्ट को, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने फेंक दिया रद्दी के टोकरी में। क्योंकि जो विक्टिम थे, जो हिंसा के शिकार हुए थे, आप उनको ही कटघरे में डाल रहे थे किसी न किसी रूप में। तो ये सारी बातें जो हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, तो फिर लोग समझेंगे कि फिर से ये तुष्टीकरण का जो ये एक विभत्स जो चेहरा होता है वो सामने आ रहा है और उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भारत के अंदर में, अब जैसे कोरोना काल में ले लीजिए, यदि कोरोना काल में लोगों को नहीं मिला होता वैक्सीन तो क्या होता, बहुत ख़राब स्थिति होती, लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन उसी वैक्सीन को लेकर के एक विदेश में जो कोई निर्णय टिप्पणी आ रहा है, न्यायालय का टिप्पणी, उसको लेकर के आप जब कर रहे हैं, जब उसकी समीक्षा की जाती है तो कहीं नहीं टिकता है, कहता एक सामान्य सी बात है। और उसके आधार पर पूरे उस प्रयास को आप कटघरे में जब खड़ा करते हैं, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को लोगों ने जिम्मेदार ठहरा दिया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठहरा दिया। तो ये जो स्थिति है कि बिल्कुल अब एनडीए के लोग जो हैं, या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक उस स्थिति में आ गई है कि हम आप यदि कुछ करते हैं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा है नरेंद्र मोदी की। और ये राम की नीति नहीं, कृष्ण की नीति से चलने वाली भाजपा है, आक्रामकता के साथ नहीं जो जैसा करेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा युद्ध जिसमें जीतने के बाद हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं। ये पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मानवता की रक्षा कर सकते हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्ति, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का लक्षण भारत के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए ये है, और इसको कहते भी हैं। लेकिन हम रहेंगे शासन में तभी तो ऐसा कर सकते हैं। आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप कोई विदेशी शक्ति आ करके और यहाँ कोई नैरेटिव डाले और कोई एजेंडा सेट कर दे और चुनाव का परिणाम बदल दे, नहीं हो सकता है। इसी को लेकर के अब वो बिल्कुल फ्रंट पर खेल रहे हैं जी, कहीं नहीं आप सामने आकर के खेलना कि हाँ आओ मैं बता रहा हूँ क्या है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो छद्म आदर्शवाद से अलग हट करके यदि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यदि आपने गोधरा में गलत काम कराया तुष्टीकरण के आधार पर तो आपने किया है, हम बताएंगे, जनता मालिक है। अदालत में जनता जो अभी हम दे रहे हैं तो बताएंगे कि गोधरा में आपने गलत किया। आप यहाँ के बहुसंख्यक हिंदुओं को कटघरे में डालने के लिए और उन पर अत्याचार होता है, उस अत्याचार को आप जस्टिफाई करने के लिए का प्रयास कर रहे हैं केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए, तो ये गलत किया है और ये हम जनता को बताएंगे। ये हमने हिंदू आतंकवाद की बात कही, बदनाम करने की कोशिश आपने की। मुसलमानों से कोई बैर नहीं है, मुसलमान हमारे अपने हैं, उनके भी पूर्वज हमारे भी पूर्वज एक हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है, पूजा पंथ अलग अलग है, लेकिन हम हैं एक। हमारे रक्त में, हमारे शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है वो एक है। यानी तीसरे चरण के जो बिहार में 5 सीटों पर मतदान होने, उस पर पीएम मोदी का जो भाषण मौजूदा
अररिया और दरभंगा का पूरा असर दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, वहाँ जो भी जा करके लौट करके आ रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन वही समस्या एक है जिसका जो परिणाम कहीं ना कहीं वो उनको खंडित कर सकता है, उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी को लेने की देनी पड़ सकती है, वह यह कि नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं में सामंजस्य की कमी। तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आपने ऊपर में गठबंधन फिर से कर लिया, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता जो मन मिजाज को बदल जाता है उसको आप बिल्कुल एक पल में, एक दिन के अंदर में या एक महीना में आप उसको नहीं जोड़ सकते। वो अलग चीज़ है। वो जो सांगठनिक कौशल जानने वाले जो होते हैं वो जानते हैं उसको, और संगठन और ये जनता का मन, लोक का मन मिजाज जानने वाले ये समझते हैं इस बात को। एक सवाल है सर, आखिरी बार सीपीएम जो कहते हैं जीत जो नसीब हुई 1999 में, एक सीट पर 2024 में सीपीएम के प्रत्याशी खगड़िया पे हैं और तीसरे चरण में मतदान होना है। क्या लगता है खगड़िया का समीकरण में कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, सीपीएम जैसी पार्टी जो है अकेले दम पर नहीं हो सकती, उसके साथ राजद के लोग हैं, लेकिन राजद और सीपीएम के लोग कितने ईमानदारी से एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं यह देखने की बात है। क्योंकि सीपीएम के कैडर और राजद के लोग भी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, और जिनको टिकट नहीं मिला तो बैठे तो नहीं रहेंगे। वो राजनीति में कोई धर्मार्थ कार्य के लिए तो नहीं आए हैं, समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, उनको सत्ता चाहिए। तो ये जो बात है, जो आप बात कर रहे हैं कि ये इस प्रकार की समस्या इंडी गठबंधन को हर एक सीट पर झेलनी पड़ रही है। आरा में भी झेलनी पड़ रही है। आरा में जो माले के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सुदामा प्रसाद, और राजद के लोग जिनकी आकांक्षा थी, अपेक्षा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये दोनों तरफ थोड़ी सी समस्या है। तो तीसरे चरण के मतदान होने हैं, तो समय अब बहुत 48 घंटा बच गया। सर, आपको क्या लगता है तीसरे चरण के बाद जिस तरीके से महागठबंधन की तस्वीर लगातार कह रहा है कि 2 चरण में हम तो आगे थे, एनडीए पीछे हो गई, क्या तीसरे चरण के बाद महागठबंधन का विश्वास इसी तरीके से? तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं। नहीं, ये तो दावा है। सही क्या है, किसने किसके पक्ष में और कितने वोट पड़े, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा ना, जब काउंटिंग होगी तब। तो अभी दावा सभी उम्मीदवार जिसकी जमानत जब्त होने वाली है वो भी दावा करता है कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, जैसे ये होता है। तो ये इसको बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। हर पार्टियां, हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करते हैं, और जनता, आप देखिए, जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। वोटर बहुत मैच्योर हो चुका है, वो सुनेगा सबकी सभाओं में भी जाएगा, और तेजस्वी की सभाओं में जितनी भीड़ हो रही है, अगर वो भीड़ वोट में कन्फर्म हो जाए तब तो समझिए कि उनकी 40 में से 20 सीटों पर जीत पक्की है। अच्छा। मगर क्या वो होगा वोट? अटल जी की सभाओं में भी बहुत भीड़ आती थी, मगर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाती थी। तो सभाओं में भीड़ होना अलग बात है, और लोग जाते हैं सुनने के लिए भी, नेता क्या कह रहे हैं, नेता की क्या राय है, वो जानने के लिए भी। और फिर पक्ष विपक्ष दोनों को सुन करके उसके बाद वोटर अपनी राय बनाता है और वोट देता है कि कौन पार्टी या कौन उम्मीदवार उसके हित में काम करेगा, उसको होगा। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वो वोट देने ज़रूर जाएं, सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को वोट करें, जाति और धर्म के नाम पर किसी को वोट न करें। बिल्कुल, तो आप भी मतदाता हैं तो ज़रूर इस बार मतदान कीजिए, चूकिए नहीं, क्योंकि 5 साल का सवाल है। राष्ट्र का विकास, समाज का विकास, और फिर कैसे नया भारत बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनेगा, आपके हाथों में है। आप अपने दायित्व को जरूर निभाइए। तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। आपने सुना है जैसे कैसे मतदान से पहले बिहार में एक तरफ अनंत सिंह को पैरोल मिला है, तो दूसरी तरफ तीसरे चरण की प्रचार थम गया है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।